नमस्कार, मैं हूं अनुपम आपके साथ। कहां पर एसआईआर फॉर्म भरवाने के नाम पर प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली गई, ये पूरी खबर आपको दिखाएंगे। प्रदूषण की वजह से तबीयत खराब होने का दावा, बच्चे की करानी पड़ी सर्जरी, नोएडा की ये खबर पूरी आपको विस्तार के साथ दिखाएंगे। फिरोजाबाद में एसआईआर फॉर्म भरने के बहाने से एक शख्स ने अपनी बहन की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने नाम पर करवा दी। जब पीड़ित महिला को इसकी जानकारी हुई तो उसने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। ये रिपोर्ट देखिए। भाई का बहन के साथ विश्वासघात, एसआईआर के नाम पर धोखाधड़ी, बहन की संपत्ति की कराई रजिस्ट्री, बिहार के बाद दूसरे कई राज्यों में एसआईआर फॉर्म भरने के काम ने रफ्तार पकड़ी हुई है। वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए यूपी में भी तेजी से काम किया जा रहा है, लेकिन फिरोजाबाद में एक महिला ने अपने भाई पर संगीन आरोप लगाए हैं। गुरुग्राम में सिलाई का काम करने वाली सरताज खानम नाम की इस महिला का दावा है कि उसने अपनी मेहनत की कमाई से रसूलपुर थाना क्षेत्र के नालबंद चौराहा में मकान और दुकान खरीदी थी। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसी का फायदा उसके भाई ने उठाया। आरोप है कि भाई आजाद गुरुग्राम पहुंचा और सरताज को एसआईआर का डर दिखाया। सरताज के मुताबिक उसके भाई ने उससे कहा कि सरकार फॉर्म भरने वालों की जांच कर रही है, अगर फॉर्म नहीं भरा तो देश से बाहर भेज दिया जाएगा। सरताज ने अपने भाई की बात पर यकीन कर लिया। वो उसके साथ फिरोजाबाद आ गई। तहसील में दस्तावेज अपडेट कराने के नाम पर उससे कई कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए। ये दस्तावेज एसआईआर फॉर्म के नहीं बल्कि मकान और दुकान के थे। मकान और दुकान की रजिस्ट्री भाई के नाम चढ़ चुकी थी। इसके बाद सरताज को कुछ शक हुआ। उसने अपने दूसरे रिश्तेदारों से इसके बारे में पूछा। जब दस्तावेज दिखाए तो मामला खुल गया। जब सरताज को पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका कहना है कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका भाई उसे दगा देगा। फिर हमें सीओ साहब के यहाँ भेजा था, वहाँ अपनी मतलब शिकायत करी है, तो उन्होंने कह दिया अभी जांच चल रही है इसकी। अब क्या चाहती हो आप? अब हमारा बस ये है कि हमारी जमीन हमारे मतलब वापस कर दें और हमसे मतलब नहीं रखें, और हमें मारने की धमकी दे रहा है कि मिल नहीं रही है। अगर जब भी मिल गई, और उनकी माँ और उनकी एक बहन है जो लेबर कॉलोनी में मुझसे छोटी है, वो साथ दे रही है, और उनकी बीवी, हमारी माँ बुजुर्ग है, उनसे जो कह दो वही मानती है। और इसके अंदर अकरम अंसारी की पूरी मिली भगत थी। अकरम अंसारी से ये रो रो के वहां पे कह रही थी, वो कैमरे की फुटेज में भी निकल जाएगा जहां अंदर जाते हैं। वहां इनसे कुछ भी नहीं पूछा गया, इनकी बिल्कुल मर्जी नहीं थी जो इनका मुझे बताना है। उसके बाद ये पढ़ी लिखी नहीं है, मैं इनकी मदद कर रहा हूँ तो मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। रसूलपुर थाना दक्षिण थाने में मेरे खिलाफ झूठे प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं। आज 7 दिन हो गए, 7 दिन से मैंने कपड़े नहीं बदले, मैं घर पे भी अपने जा नहीं पा रहा। सरताज ने एसएसपी को शिकायती पत्र के जरिए अपने भाई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और रजिस्ट्री निरस्त करने की जद्दोजहद चल रही है। अपने भाई आजाद के विरुद्ध एसआईआर के नाम पर उनके एक किता मकान का दान पत्र बैनामा धोखे से डरा धमका कर करा लिए जाने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्रार्थना पत्र की जांच मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर के द्वारा की गई है। प्रथम दृष्टया आवेदिका के द्वारा लगाए गए आरोप सही प्रतीत होते हैं। इस संबंध में समुचित धाराओं में संबंधित के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किए जाने की संस्तुति की गई है। शीघ्रातिशीघ्र अभियोग पंजीकृत करके संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भरोसे को तोड़ने वाली फिरोजाबाद की इस घटना में सगे भाई पर अपनी बहन से धोखा करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पीड़ित महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई है। फिरोजाबाद से देवेंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। दिल्ली एनसीआर की हवा में इस कदर जहर घुला है कि बच्चों पर मुसीबत आने लगी है। नोएडा में रहने वाले एक परिवार का दावा है कि उनके 5.5 साल का बच्चा प्रदूषण की वजह से बीमार हो गया। डॉक्टरों को उसकी सर्जरी करनी पड़ी। चौंकाने वाली ये रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण सांसों के लिए खतरा बनता जा रहा है। हवा की क्वालिटी बेहद खराब है। सुबह हो, दिन हो या फिर शाम हो, अगर आप घर से सड़कों पर निकलते हैं तो बाहर धुंध की चादर रहती है। अब प्रदूषण लोगों को बीमार भी कर रहा है। सर्जरी कराने तक की नौबत आने लगी है। नोएडा के सेक्टर 134 की सोसाइटी में साक्षी अपने पति और 5 साल के बच्चे जारिद के साथ रहती हैं। साक्षी 2 साल पहले अपने परिवार के साथ दिल्ली एनसीआर में शिफ्ट हुई थी। तभी से उनके बच्चे को लगातार सर्दी, खांसी, एलर्जी और सांस लेने में दिक्कत रहने लगी। परेशानी ज्यादा बढ़ गई तो डॉक्टरों ने गले और नाक की सर्जरी कराने को कहा। कब जानकारी हुई कि आपके बेटे को इस तरीके की समस्या होने लगी है? हम 2.5 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो 5-6 महीने तो नॉर्मल इसको कोल्ड कफ चल रहा था, और 2 साल पहले नवंबर के अराउंड इसी सीज़न में ही इसको काफ़ी एक बार ईयर इन्फेक्शन हुआ था। तो जब हमने चेकअप कराया तो उसके ईयर पेन, उसके बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। फिर नेक्स्ट मंथ फिर इसको फीवर कंटिन्यूस आ रहा है। तब जब हमने ENT से फॉलोअप किया तो उन्होंने बताया कि जो आपके सिम्टम्स बता रहे हो कि स्नोरिंग है, रेस्टलेस रहता है, उसको फ्रीक्वेंट फीवर आ रहा है, ईयर इन्फेक्शन तक हो रहा है, तो सिम्टम्स इसके एडनॉइड्स के हैं। और एक्सरेज और बाकी सब रिपोर्ट्स कराने के बाद वो कंफर्म हो गया, उसको ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के अराउंड उसको एडनॉइड्स थे उस टाइम पे। साक्षी हरियाणा की रहने वाली हैं। उनके पति और वो प्राइवेट नौकरी करते हैं। अच्छी लाइफ और बच्चे की पढ़ाई के लिए हरियाणा से वो यहाँ आए, लेकिन यहाँ पर प्रदूषण उनके बच्चे को बीमार कर गया। 2 साल से हम उसको ऑन एंड ऑफ, जब भी कोल्ड ज़्यादा होता है उसको नेज़ल स्प्रेज वगैरह देते रहते हैं, जिसमें स्टेरॉइड्स भी रहते हैं, और मंथ में 2 से 3 बार फीवर भी हो जाता है, तो उसकी डेली एक्टिविटीज़, स्कूल एक्टिविटीज़ सब उससे इम्पैक्ट होती है। तो उसमें भी उसको एंटीबायोटिक कोर्स के बिना वो इजीली रिलीफ नहीं मिलता है उसको। तो अब जैसे फिर से दिवाली के बाद थोड़ा सा पोल्यूशन राइज़ हुआ या उसके अराउंड, जब जैसे ही वेदर चेंज होने लगे तो उसकी एलर्जीज और राइज़ होने लगी इस वजह से। तो अब जब हमने चेकअप कराया तो अब उसके टॉन्सिल्स भी हो गए थे ग्रेड 4 के। तो डॉक्टर खुद हैरान थे कि जिससे हमारा रेगुलर चेकअप चल रहा था कि ये ब्रीथ भी कैसे कर पा रहा है, बिकॉज इसके ऑलमोस्ट 80-90% सब ब्लॉक हो रखा है। तो क्योंकि वो डे टाइम पे नॉर्मल ब्रीदिंग भी स्नोरिंग के साथ किया था, बहुत हाई वॉइस में उसकी ब्रीदिंग हो रही थी, जो हमारे लिए भी बहुत पेनफुल था। जारिद पिछले 8 दिनों से घर पर ही हैं। घर में 2 एयर प्योरीफायर लगाए गए हैं ताकि वो साफ हवा ले सकें। सर्जरी के 15 दिनों तक डॉक्टरों ने घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है। नोएडा से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर आप भी देसी अंडा खाने के शौकीन हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि देसी अंडे के नाम पर आपसे ज्यादा पैसे लिए जा सकते हैं। मुरादाबाद में धड़ल्ले से यह काम चल रहा था। देसी अंडे के शौकीन हैं तो सावधान। देसी अंडे के नाम पर धोखा। अंडे को केमिकल से रंगने का धंधा। ठंड के मौसम में अंडों की खपत बढ़ जाती है। कई लोग तो देसी अंडा खाने के शौकीन होते हैं। देसी अंडा उसे कहा जाता है जो प्राकृतिक वातावरण में पाली गई देसी मुर्गियों से मिलता है, जिनका रंग भी आमतौर पर भूरा होता है। लेकिन कहीं आपके घरों में देसी अंडे के नाम पर फार्म वाला अंडा तो नहीं आ रहा। मुरादाबाद में पोल्ट्री फार्म में तैयार किए जाने वाले अंडों को केमिकल से रंगने का काम धड़ल्ले से चल रहा था। अंडों को इस तरह से रंगा जा रहा था जिससे अच्छे भी धोखा खा जाएं। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के काशीपुर रोड पर यह काम चल रहा था। बरवाड़ा मजरा में केमिकल से रंगकर देसी अंडे बनाने के गोदाम पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा, जहां से करीब 1 लाख रंगे और बिना रंगे हुए अंडे मिले। 12 से 13 लोग गोदाम पर काम कर रहे थे। ये सभी अंडों का रंग बदल रहे थे। बाद में इन्हें देसी अंडे बताकर बाजार में महंगे दामों में बेचा जाता है। हमने मुखबिर तंत्र को विकसित करके अपने वहाँ पे मुखबिर लगाया, और पूरी सूचना जब इकट्ठी हो गई तब हमने कल रात में करीब 10:15 हम लोग वहाँ पे गए, और वहाँ जाने के बाद टीम के साथ पूरा जांच किया। जांच करने पे अंडा भी मिला, जो अंडे का व्यापारी था जो ये काम कर रहा था वो भी मिला। खाद्य विभाग को पिछले कई दिनों से इसकी शिकायत मिल रही थी।
अब ये भी सुनिए सफेद अंडे को किस तरह से रंगा जाता था। चाय पत्ती, कत्था और सिंदूर मिला करके उसका घोल बनाते थे। घोल बना करके उस अंडे को उसमें डाल करके उसको गर्म करके अंडे में को उसमें डालते थे, तो उसमें येलोइश टाइप का हल्का पीले रंग का उसमें हो जाता था, जिससे लोगों को प्रतीत हो कि ये देसी अंडा है, जिससे उसको दुगने तिगुने दाम पे, अनाज दाम पे उसको बेचते थे, लोगों को गुमराह करते थे। और ये बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि उसमें सिंदूर में लेड होता है। लेड हमारे बॉडी में किसी प्रकार से पहुंचे वो काफी हानिकारक होता है। खाद्य विभाग ने 45,000 से ज्यादा रंगे हुए और 35,000 से ज्यादा सफेद अंडे बरामद किए। बाद में अंडों को जब्त कर गोदाम सील किया गया। खाद्य विभाग की टीम ने अंडा कारोबारी के खिलाफ तहरीर दी है। मुरादाबाद से विशाल सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। मुजफ्फरनगर में एक दूल्हे ने बड़ी मिसाल पेश की है। शादी में उसकी ससुराल की तरफ से उसे 31 लाख रुपए मिल रहे थे, लेकिन उसने वो रकम लौटा दी। ये रिपोर्ट देखिए। दूल्हा तो दिलवाला निकला। सबका दिल जीत लिया। हमारे देश में दहेज लेना और देना दोनों गैर कानूनी हैं, लेकिन फिर भी अक्सर शादियों में दहेज के लेन देन के मामले सामने आते रहते हैं। मुजफ्फरनगर में एक दूल्हे ने जो किया वो एक मिसाल बन गया। 22 नवंबर को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील के नगवा गांव से बारात आई थी। लड़की शाहबुद्दीनपुर गांव की रहने वाली है। एक बैंक्वेट हॉल में बारात आई थी। लड़की पक्ष दूल्हे अवधेश को 31 लाख रुपए की रकम देने जा रहा था, लेकिन बारात में शामिल सभी लोगों के बीच दूल्हे ने हाथ जोड़कर 31 लाख रुपए की रकम को वापस लौटा दिया। दूल्हे ने सबके सामने बड़ी मिसाल पेश की, जिसका बारात में आए सभी मेहमानों ने भी तालियां बजाकर खूब सराहा। सारी लड़की करता है कि हमको अच्छा दहेज मिलेगा, लेकिन आपने वही दहेज वापस लौटा दिया। ये दहेज प्रथा तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए भैया। कोई बाप पूरे जीवन भर अपनी कमाई करके भी पूरे नहीं कर पाता। पैसे उधार लेके, कर्ज लेके लोग पता नहीं कैसे कैसे काम करते हैं, इसलिए दहेज प्रथा तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि दुल्हन के पिता का काफी पहले निधन हो चुका था। इसके बाद दुल्हन अपने नाना के घर में रह रही थी। उसने पढ़ाई भी वहीं से पूरी की। शादी दुल्हन के नाना ने ही करवाई। वहीं दूल्हे का परिवार बुढ़ाना कस्बे में व्यापार से जुड़ा है, लेकिन दूल्हे ने रकम लौटाकर बड़ा दिल दिखाया। दहेज न मिलने की वजह से रिश्ता वापसी लौटा है, लेकिन आपने पैसा वापस लौटा दिया। हमारा रिश्ता ही 1 रुपए का था, तो वापस कैसे होना था? हमारा तो रिश्ता ही 1 रुपए से तय हुआ, तो 1 रुपए पे वो बात आगे रुकी है। कानून बनने के बाद भी दहेज को लेकर अक्सर मामले सामने आते हैं। कई बार तो इसमें हत्या, हिंसा और कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है। लेकिन मुजफ्फरनगर की इस शादी में दूल्हे ने 31 लाख रुपए लौटाकर एक मिसाल पेश की है। मुजफ्फरनगर से विनेश पवार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। जीडीपी ग्रोथ रेट पर पीएम मोदी का पोस्ट आया है। हमारी पॉलिसी और सुधारों का असर दिखा। ये हमारे लोगों की मेहनत और हिम्मत को दिखाता है। हमारी सरकार सुधारों को आगे बढ़ाती रहेगी। ईज ऑफ लिविंग में को मजबूत करेंगे। 8.2% जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी बात है। पीएम मोदी ने यहां पर इस बात को कहा है कि हमारे लोगों की मेहनत हिम्मत को दिखाता है। हमारी सरकार सुधारों को आगे बढ़ाएगी। मेरठ की एक नेत्रहीन लड़की काफी सुर्खियों में आई है। धर्म इस्लाम है, लेकिन गीता के सारे अध्याय इस बेटी को कंठस्थ याद हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मेरठ की एक 16 साल की लड़की जो आंखों से देखने में पूरी तरह असमर्थ है। इस बिटिया का नाम रिदा ज़ेहरा है। मुस्लिम धर्म से आती है, लेकिन गीता में बहुत विश्वास रखती हैं। गीता से ये इतनी प्रभावित हैं कि उन्होंने सारे अध्याय कंठस्थ कर रखे हैं। रिदा की इसी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें तमाम जगह सम्मानित किया जा चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी इस बेटी को सम्मानित कर चुके हैं।
अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानिता महिमानं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। न्यूज 18 से खास बातचीत में रिदा ने बताया कि उन्हें गीता का ज्ञान आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कोई भी उनकी इस प्रतिभा का कायल हो सकता है। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानिता महिमानं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। सोते जागते खाते हंसते हुए अकेले किसी के भी या सामने अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ भगवन क्षमा उसकी हूँ चाहता। रिदा को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड भी मिला है। पंजाब में नेत्रहीन राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें मेरठ के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। मेरठ के 4 प्रतिभाशाली छात्रों ने पुरस्कार जीते। ब्रेल राइटिंग प्रतियोगिता में रिदा ज़ेहरा ने अपने कौशल से दूसरा स्थान प्राप्त किया। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी, उत्तराखंड। खबर अलीगढ़ से है। चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां पिछले 2 महीनों से पुलिस अपने ही इंस्पेक्टर की तलाश कर रही है। बड़ी बात यह है कि इंस्पेक्टर पर इनाम रख दिया गया है और जगह जगह पोस्टर लगाकर उन्हें तलाशा जा रहा है। अलीगढ़ पुलिस अपने ही एक इंस्पेक्टर की पिछले 2 महीने से तलाश कर रही है। अलीगढ़ पुलिस को इंस्पेक्टर की तलाश। 2 महीने से गायब हैं इंस्पेक्टर अनुज कुमार। इंस्पेक्टर का सुराग देने वाले को 50,000 का इनाम। इंस्पेक्टर अनुज कुमार की गुमशुदगी अब अलीगढ़ की सबसे उलझी हुई कहानी बन चुकी है। 2 महीने की तलाश के बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा। धनीपुर मंडी स्थित उनका घर, उनकी दिनचर्या, उनकी आखिरी गतिविधि, सबकी दोबारा जांच हो रही है। पुलिस टीमों ने इलाके में पूछताछ, सीसीटीवी स्कैन और कई साइट विजिट किए, लेकिन कड़ियां नहीं जुड़ रही। एक पुलिस वाले का यूं गायब होना सबको चौंका रहा है। अलीगढ़ में अब जगह जगह अनुज कुमार के पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। पुलिस ने सूचना देने वाले के लिए 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया है। रिकॉर्ड बताते हैं कि वे कभी ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर भी निलंबित हुए थे। लेकिन क्या यही वजह थी या कहानी इससे कहीं गहरी है, ये साफ नहीं है। पुलिस हर एंगल पर काम कर रही है, क्योंकि इस केस में जितना दिख रहा है शायद उतना है नहीं। जांच अब इलाके के बाहर फैलाई जा चुकी है। यात्रा रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा, पुरानी कॉल्स, सब कुछ खंगाला जा रहा है। परिवार परेशान है और पुलिस मान रही है कि इस केस की चुप्पी असामान्य है। क्या ये खुद से गायब होना है, किसी खतरे का नतीजा है या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप